हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है और आज मैं बात करूंगी प्राचीन भारत पे। प्राचीन भारत, ये जितने मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं ये सारे लुसेंट के ही हैं। लुसेंट हम बुक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है सभी एग्जाम के लिए, और उसमें जो बहुत सारी बातें हैं जो हमें किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, तो ये नोट्स मैंने बनाए हुए थे, ये लुसेंट के बुक से ही हैं। तो मैंने इनके पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और हम अगर ऐसे इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरीके से लर्न हो जाती हैं चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। पहला मेरा पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहला क्या है, धर्म ग्रंथ से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, विदेशियों का विवरण उससे मिलती है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य इनसे मिलती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो मेरा धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दूसरा पॉइंट है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, तो वेद होगा। नेक्स्ट क्या है, वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद के संकलनकर्ता है महर्षि कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम का जो उपदेश है वो कहाँ से आया है, वेदों से आया है, मतलब वेद से आया है। वेद कितने होते हैं, आसान क्वेश्चन है। वेद 4 होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। नेक्स्ट क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। संहिता किसे कहा जाता है, संहिता वेदों को कहा जाता है। अब ये सारे पॉइंट हो गए कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, धर्म ग्रंथ क्या है, और वेदों के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 को हम 1028 पे याद कर सकते हैं, और 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं। तो ये मंडल, सूक्त और ऋचाओं के बारे में। उसके बाद ऋग्वेद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत कहते हैं। इस वेद से आप आर्य के राजनीतिक, प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो इस वेद से हमें किस किस चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, इस वेद से हमें आर्य के राजनीतिक, प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं इस वेद से। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को, और ये किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है, और किसके द्वारा रचित है, तो ये विश्वामित्र के द्वारा रचित है। तो इससे इस पॉइंट में ही 2-3 क्वेश्चन बन गए, निकल आए हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। तो इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसे क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास है। तो अब देखते हैं हम आगे। ऋग्वेद में नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से हैं, ऐत्रेय हैं और कौशिकी हैं। तो ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त में क्या वर्णन किया गया है, पुरुष सूक्त में बताया गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था क्या होता है, जो उनके व्यवसाय पे रिलेटेड होता है। तो वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट और हैं, जैसे इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, तो हमारा एक पॉइंट और इसमें है।
के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की बात की गई है। और जो हमारा जो इंद्र देवता, तो इनकी 250 ऋचाएं हो गई, और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की बात की गई है। अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं हैं इसमें ऋग्वेद में। तो आप लोग ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ऋग्वेद पे। अब नेक्स्ट हमारे और वेद हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके बारे में भी ऐसे ही मैंने पॉइंट तैयार किए हुए हैं। तो देखते हैं अब आगे। सेकेंड वेद हमारा कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? स्त्रोत एवं कर्मकांडों का वर्णन है। किसमें है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? स्त्रोत एवं कर्मकांडों का वर्णन। तो ये एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है, यानी कि इसका मतलब है कि ये वेद जो है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। नेक्स्ट है हम यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो ये पॉइंट यहाँ पे है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। अगर यजुर्वेद क्या मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो क्या है ये? सस्वर पाठन के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने पॉइंट बना के यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और ये पॉइंट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तो अगर इस वेद में पूछा जाए क्या है, तो इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद के जो कर्मकांड संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं। एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कह रहे हैं ना कि इसमें जितने भी हैं सारे एग्जाम में कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट ही हैं। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद है गद्य पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वात्सनय भी कहा जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी संहिताओं को क्या कहते हैं? वात्सनय भी कहते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? सतपथ ब्राह्मण। तो ये हमारा क्या है? लास्ट पॉइंट है। आगे का हम देखते हैं सामवेद। तो आइए सामवेद को यहाँ पे समझते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमको अर्थ समझ में आ गया। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन मिलता है। फिर क्या है? इसके जो इन मंत्रों को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। इसमें छंद कितने हैं? छंद इसमें 1875 छंद हैं, जिसमें 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, सारे पॉइंट अच्छे हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी गए। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? कौधुमी है, राणायनी है, जैमिनी है और छांदोग्य है। जिसमें जैमिनी में क्या है? 3 आश्रम के बारे में बताया गया है। जिसमें 3 आश्रम के बारे में बताया गया है संन्यास आश्रम को छोड़कर। छांदोग्य में क्या है? कृष्ण का उल्लेख है।
तो ये सामवेद की शाखाएं नहीं। फिर हम एक नोट में जान लेते हैं, एक नोट डालकर आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। तो ये पूरा रहा सामवेद, और अच्छे से इसको आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सारे मैंने पॉइंट बना के यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर पॉज करके इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अथर्ववेद पे। ये हमारा लास्ट चौथा अथर्ववेद है। तो ये इसका अर्थ क्या है? टोना और टटका। तो पहले इसमें इसी चीज का विवरण मिलता है, और भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजों का भी विवरण इसमें मिलता है। जैसे कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, विवाह, प्रणय गीतों का, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाव, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि आदि का भी विवरण मिलता है। तो अब इसके यह वेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेद जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो यह वेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें मंत्र कितने हैं? 771 मंत्र हैं, लगभग 6000 इसमें पद हैं। इस वेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस वेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, तो इस अथर्ववेद में ही कन्या के जन्म की निंदा की गई है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखते हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, विप्लाद और शौनक। तो इनकी ये 2 शाखाएं हो गई। इस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरुक्षेत्र, कुरु देश 2 बार लिख दिया है, कुरु देश की समृद्धि का चित्रण भी मिलता है। अब हम इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। तो ये पॉइंट मैंने बहुत जगह से ढूंढ के लिखे हैं, और लुसेंट के तो है ही पूरा। बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं कोई ना कोई एग्जाम में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है तो आप लोग इसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप बार बार ये पॉइंट रिवाइज करते रहें, और इतने पॉइंट में से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा, और इनको बार बार रिवीजन भी करते रहिए, जिससे कि अच्छे से आप सबको याद रहे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मेरा चैनल अभी नया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।